एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और आज है 1 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। पार्डन फॉर माय वॉइस। ओके, तो जो पहला न्यूज़ है वो कैग से रिलेटेड है। ओके, तो कैग से रिलेटेड है, मालदीव्स एंड कैग से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। तो यहाँ पे मतलब न्यूज़ का हेडिंग में उतना ध्यान नहीं होता है। सपोज जैसे कैग न्यूज़ में चल रहा है ना, तो हमें कैग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन को देख लेना है कि क्या क्या है। देखिए, हमेशा न्यूज़ में क्या चल रहा है वो न्यूज़ हमेशा ऐसे नहीं होता है कि वही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये ऐसे होता है कि न्यूज़ में आपका किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में मेंशन है, ठीक है, तो हम उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कैग होता क्या है, इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ओके, ये जो आपका है कहाँ पे आता है, आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। ओके, और ये कैग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस दिया हुआ है कैग को। और ऐसे भी जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैग को द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ इंडिया बोला है कैग को। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो मेंशन है आपका आर्टिकल 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक आपका कैग मेंशन है। कैग जो होता है हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ओके, तो कैग जो है हेड किसका है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है। ये गार्जियन है ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। दोनों लेवल पे काम करता है, ये स्टेट एंड सेंटर लेवल पे ये काम करता है। इसको देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ इंडिया कैग को क्यों बोला है। देखिए, जो भी आपका जो पर्स का मैनेजमेंट करता है, जिसके पास भी पैसा तिजोरी का चाबी होता है, ऑब्वियसली ऐसे बोलते हैं ना कि जो उस चीज़ को पर्स को मैनेज करता है वही तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, डे टू डे लाइफ में भी आप देखिएगा। तो वैसे ही अगर वो गार्जियन है पब्लिक पर्स का कैग, तो इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है। ठीक है, इसका ड्यूटी है कि ये अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ ऑफ पार्लियामेंट को। किस फील्ड में बच्चों, द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म कैग की जो अपॉइंटमेंट होती है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि कैग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। किस तरीके से, बाई अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। बिल्कुल यूपीएससी 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन में 1 लाइन में ये चीज़ आपको दे करके दे सकती है। तो कैग को अपॉइंट करने वाला जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है, अंडर द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, ये ऑफिस को होल्ड करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो 6/65 ईयर। ऐसे अगर आप मतलब एक जनरलाइज पैटर्न देखेंगे ना, तो जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का ऑफिस होता है ना, मैक्सिमम का 6/65 होता है। मतलब 6 ईयर्स होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है उनकी मैक्सिमम 6/65 होती है। आप ये लक्ष्मीकांत खोल करके इस पैटर्न को एनालाइज करने की आप कोशिश करिएगा। तो 6/65 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी अर्लियर हो। ओके, अब कैग जो है ऑडिटिंग करता है। ये अकाउंट्स को ऑडिट करता है, सेंटर वाले को भी स्टेट वाले को भी। ठीक है, और ऑडिट करके जो वो अपने रिपोर्ट को सबमिट करता है ना, तो अगर वो सेंटर वाला है तो प्रेसिडेंट को सबमिशन होगा और स्टेट वाला है तो गवर्नर को। उसके बाद ये लोग जो हैं इसको प्लेस करेंगे बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली। मतलब प्रेसिडेंट इसको प्लेस करेगा पार्लियामेंट में और गवर्नर आपका स्टेट लेजिस्लेचर में प्लेस करेगा। ठीक है, अब कैग जो है दोस्तों 3 तरह का ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो ये 3 तरह का रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना है। ठीक है, अब वो किस तरह का अकाउंट को ऑडिट करता है। सारा एक्सपेंडिचर दोस्तों जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, आपका सेंट्रल लेवल पे, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, उसके बाद ये ऑडिट करता है इवन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद स्टेट का तो आपको कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट भी आपको हो जाएगा, पता होगा। ठीक है, ये सारा ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ठीक है,
अदर सब्सिडरी अकाउंट, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ना, सब चीज़ को ये ऑडिट करता है। ये ऑडिट करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल और द स्टेट रेवेन्यूज। जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी आपका जो बॉडी है उसको फाइनेंस भी कर रही है ना, तो भी उस बॉडी को भी कैग ऑडिट कर सकता है। जितनी फॉर एग्जांपल जितनी गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, आपकी कॉरपोरेशन हो गई, तो ये सारा जगह पे वो कैग आपको ऑडिटिंग करेगा, ठीक है। ही असर्टेन्स एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी एंड हिज सर्टिफिकेट इज फाइनल ऑन द मैटर। अब देखिए ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग जो होता है, एक और ऑफिस होता है, उसको पैक बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो कैग जो है ना दोस्तों, वो पैक का ही एक्ट एज अ गाइड फ्रेंड फिलोसोफर ऑफ द पैक। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ये भी ध्यान देना है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है ना, उसमें टोटल देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और अगर 15 यहाँ से हुए तो 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो आपकी पैक जो होती है, पैक को ये आपका हेल्प करता है कैग, इसका एक ये भी रोल होता है, ठीक है। तो ये सारा हमने कैग के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है, आप इसको लक्ष्मीकांत के बुक से भी देखेंगे, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मनरेगा से रिलेटेड है। अभी देखिए यहाँ पे मनरेगा से रिलेटेड है, तो हम मनरेगा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत मनरेगा तो बहुत पहले आया हुआ है, 2005 के टाइम से आया हुआ है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में। मनरेगा जो होता है ये आपको गारंटी करता है द राइट टू वर्क, ठीक है। मनरेगा आपका राइट टू वर्क करता है, ठीक है। ये आपका जो है कितने दिन के लिए, 100 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट रूरल इंडिया में प्रोवाइड करता है दोस्तों, रूरल इंडिया में। अब कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप मनरेगा से बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। अगर आप देखिए सिटीजन है इंडिया के, तभी आप मनरेगा का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। वो 18 ईयर्स से बड़ा बच्चा होना चाहिए, बच्चा तो नहीं बोलेंगे, 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, तभी उसका एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ ए लोकल हाउस होल्ड, एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद द लोकल, ग्राम पंचायत में वो एप्लीकेशन होगा। और अनस्किल्ड लेबर वर्क होता है यहाँ पे, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप मनरेगा में अप्लाई करके बोलेंगे कि मुझे कोई आईटी फर्म में, मुझे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना। अनस्किल्ड 100 डेज का अनस्किल्ड वर्क ये गारंटी करके देता है। इसकी ऑब्जेक्टिव यही होती है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल आप याद रखेंगे, नॉट लेस देन 100 वर्क, जो अनस्किल्ड वर्क के लिए करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली लाइवलीहुड लोगों का अच्छा होगा ना, जो रूरल पुअर लोग होते हैं, ठीक है। अब ये क्या असेट क्रिएशन, जैसे कि ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है एंड ऑल, ये सब अनस्किल्ड वर्क जो होता है, तो उससे क्या होता है, असेट क्रिएशन होता है रूरल एरियाज में, वेल्स बनाने का काम, पॉन्ड्स, रोड्स, कनाल्स, ये सब, ठीक है। अब देखिए, अब जब लोगों को काम मिल जाएगा, लोगों को काम सपोज मिल जा रहा है अपने गांव में ही, तो लोग माइग्रेट क्यों करेंगे। देखिए ये अर्बन माइग्रेशन से तो बचा लेगा ना हमें, क्योंकि देखिए दिल्ली जैसा शहर है, कितने लोग गांव से मूव होकर के दिल्ली में मूव कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो रहा है यहाँ पे। क्यों आते हैं लोग यहाँ पे, क्यों आते हैं? ऐसा तो नहीं होता है माइग्रेंट्स यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। घूमने वाले लोग तो कुछ दिन के लिए आएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, वो जॉब की तलाश में आते हैं। तो अगर जॉब उनको वहीं पे मिल जाएगा तो हमारा अर्बन माइग्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका जो मनरेगा होता है ये भी काम करता है। अब देखिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, ठीक है, अनटैप्ड रूरल लेबर को यूज़ करके, तो बहुत सारा इसका बेनिफिट्स है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपने एप्लीकेशन सबमिट किया ना, जिनको काम चाहिए, तो 15 दिन के अंदर उनको काम दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है, 15 डेज के अंदर। इसका सोशल ऑडिट जो होता है वो मैंडेटरी होता है। क्यों मैंडेटरी होता है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा। नहीं तो पता चला कि मनरेगा में पैसे आए हैं और लोगों को काम ही नहीं मिला है, बस दिखा दिया गया है कि लोगों को काम मिला है। तो इसलिए इसकी ऑडिटिंग जो होती है वो मैंडेटरी होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ग्राम सभा से रिलेटेड याद करना है। ये प्रिंसिपल फोरम है वेज सीकर का, ठीक है। वहाँ पे जाकर के इट इज़ अ ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत विच अप्रूव द शेल्फ वर्क अंडर मनरेगा एंड फिक्स देयर प्रायोरिटी। तो ऑब्वियसली देखिए गांव में क्या होता है ना, जैसे ग्राम सभा एंड ऑल, सबको तो सबके बारे में पता होता है ना, तो
तो इसलिए आपका ग्राम सभा प्रिंसिपल फोरम के जैसे यहाँ पे काम करता है। तो आपको महात्मा गांधी नरेगा मनरेगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये रूरल के लिए होता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर आता है आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है। अब इसको न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन तो आपने सुना होगा, ये न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन है। इसका मतलब ये 13 मतलब क्या है, PCV13 मतलब ये 13 टाइप के बैक्टीरिया जो न्यूमोकोकल डिजीज करते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे देश में कि PCV जो है वुड बी अवेलेबल फॉर यूनिवर्सल यूज़। हाँ, अभी हम जब न्यूमोकोकल पढ़ रहे हैं तो न्यूमोनिया क्या होता है, न्यूमोकोकल डिजीज़ क्या होता है, फिर एक वर्ड आया यहाँ पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये क्या है, तो हम ये देखेंगे। देखिए निमोनिया जो है न्यूमोकोकस काउज करता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन कॉज है निमोनिया का चिल्ड्रन में। निमोनिया देखिए लीडिंग कॉज है डेथ का चिल्ड्रन अंडर 5 ग्लोबली और इंडिया में भी। और देखिए 16% ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन जो होता है ना डेट अगर ड्यू टू निमोनिया इन इंडिया। आप सुने भी होंगे अपने आस पड़ोस में कि अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ है तो उसको निमोनिया हो गया है, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होता है ये निमोनिया होने का। तो न्यूमोकोकल डिजीज़ क्या होता है, वही इलनेस कॉज्ड बाय न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो न्यूमोकोकल डिजीज़ बोल देंगे उसको। ये बहुत सारा टाइप का इलनेस कॉज करता है, जैसे निमोनिया जो एक इन्फेक्शन है लंग्स का। निमोनिया एक लंग की इन्फेक्शन होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। न्यूमोकोकल बैक्टीरिया आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया। अब देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको निमोनिया लंग्स की डिजीज़ है ये पता चल गई। न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन 13 बिकॉज ये 13 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये यूनिवर्सल यूज़ के लिए अवेलेबल है। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, 1985 में लॉन्च की गई थी टू प्रिवेंट द मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रेवलेंट डिजीज़। देखिए ये 12 डिजीज़ के प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए होता है, ठीक है। फ्री कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए। अब उसमें जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है ना जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आती है, रट लेना है बिल्कुल आपको ये 12 के 12 डिजीज़ का नाम, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी है, ध्यान देना, निमोनिया, मेनिंगिटिस, ठीक है, हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, मीजल्स, रुबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस एंड डायरिया। तो ये 12 को बैठ करके बिल्कुल जैसे भी आप रटना चाहते हैं बैठ करके रट लो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन सा जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ठीक है। ये क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है वर्ल्ड की, डिस्पाइट बीइंग ऑपरेशनल फॉर मेनी ईयर्स, बहुत दिन से ऑपरेशनल है, लेकिन फिर भी अभी तक हमने ओनली 65% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ 1 ईयर ऑफ एज उनको हम इम्यूनाइज कर पाए हैं। देखिए 1985 की प्रोग्राम है, उसके बाद वर्ल्ड की सबसे आपकी लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड, लेकिन इतने साल से ऑपरेशन होने के बाद फिर भी हम बस 65% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 1 ईयर ऑफ एज को इम्यून कर पाए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इंडिया और इसराइल से रिलेटेड थी, ठीक है। अब इंडिया एंड इसराइल से रिलेटेड न्यूज़ है तो हम इसराइल के बारे में बहुत कुछ देखेंगे इसमें, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बायलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन इंडिया और इसराइल के बीच में हुई है। इन्होंने एग्री किया है एक टास्क फोर्स बनाने के लिए ताकि हम एक 10 ईयर का रोड मैप प्रिपेयर कर सकें कि हम किस किस एरिया में कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, डिफेंस के मामले में, बायलैटरल डिफेंस कॉरपोरेशन। तो डिफेंस के अब देखिए ये इसराइल का लोकेशन है, ये आपको पता होगा। ये यहाँ पे देखिए जॉर्डन है, यहाँ पे सीरिया है, ऊपर में लेबनान है और इधर सिनाई मतलब इजिप्ट का आता है। तो अगर आप इसराइल को देखेंगे तो इसराइल किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है, देखिए इसराइल इधर आपको जॉर्डन मिल जाएगा, ऊपर में आपको सीरिया मिल जाएगा, एकदम ऊपर में लेबनान में आपको याद होगा तो बेरट लेबनान की कैपिटल है, वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था रिसेंटली, तो वो इसराइल के ऊपर है। और यहाँ पे सिनाई मतलब सिनाई पेनिनसुला जो है आपका इजिप्ट है, इजिप्ट वाला पेनिनसुला है। और अभी कुछ दिन पहले ही इस पाथ में, ये कौन सा पाथ है,
अगर आपको पता होगा कि रेड सी वाला पाथ है जहाँ से मेडिटेरेनियन सी में हम जाते, इस वाले पाथ में ब्लॉकेज की इशू हुई थी कुछ दिन पहले। तो खैर ये तो अलग सी न्यूज़ थी, अभी हम इसराइल में फोकस करते हैं। तो ये है आपका इसराइल का लोकेशन। ओके, अब देखिए इसराइल में आपको जो ये वाला कलर दिख रहा होगा ना, ये वाला कलर जो थोड़ा डार्क येलो है, ये पैलेस्तीन है। मतलब इसराइल जैसे हमारा इंडिया था, इंडिया को ही हमने इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड किया हुआ है, वैसे इसराइल में भी इसराइल एंड पैलेस्तीन का डिवीजन। पहले इसराइल का जो एरिया था वो बहुत कम था, पर धीरे धीरे इन्होंने अपना एरिया बहुत एक्सपैंड कर लिया है। पहले छोटा सा इसराइल हुआ करता था, बड़ा सा पैलेस्तीन हुआ। अब देखिए पैलेस्तीन बहुत श्रिंक हो गया है। ये गाजा स्ट्रिप वाला एरिया आपको पैलेस्तीन का मिलेगा, ये वेस्ट बैंक जेरूसलम ये वाला जो आपको एरिया है ये पैलेस्तीन का मिलेगा, और ये गोलन हाइट्स वाला एरिया आपको पैलेस्तीन का मिलेगा। बाकी सब यहाँ पे इसराइल है। ठीक है, अब डिफेंस कोऑपरेशन, बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए 10 ईयर का रोड मैप हुआ है। तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है, क्योंकि हमें पता है इसराइल डिफेंस में बहुत आगे है, तो इंडिया कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करता है इसराइल से, तो हम वो देखेंगे। तो पहले हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको यूएवीज बोलते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है वो सर्चर का है। ठीक है, ये एक अनमैन्ड एयर व्हीकल है, मल्टी मिशन टैक्टिकल अनमैन्ड एयर व्हीकल। ये सर्विलियंस के लिए, टारगेट एक्विजिशन के लिए, आर्टिलरी एडजस्टमेंट, डैमेज असेसमेंट के लिए यूज होता है। तो सर्चर कहाँ का है? इसराइल का है। हर्मिस 900 दिसंबर 2018 अदानी डिफेंस एंड एल्बिट सिस्टम इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंडिया इसराइल जॉइंट वेंचर इन डिफेंस एट हैदराबाद। तो हर्मिस 900 भी आपको ध्यान देना है, इसराइल से रिलेटेड। सर्चर भी आपको देखिए, जो बाहर की टेक्नोलॉजी होती है ना, बहुत डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है। जैसे अगर हम, जैसे मैंने लास्ट सेशन में लिया, अगर मैं आपको अग्नि 5 के बारे में बता रही हूँ, 5000 किलोमीटर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसका स्पेसिफिकेशन हमको पढ़ना है, क्योंकि वो इंडिया का है ना, इंडिजिनियसली डेवलप्ड वाला चीज़ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन जैसे ये है सर्चर, हिरॉन, बराक, स्पाइक, जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, फैल्कॉन, इनके बारे में मतलब हमको ओवरऑल हल्का हल्का आइडिया होना है, कि आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है इन सब चीज़ों का। अभी देखिए हिरॉन भी एक मीडियम एल्टीट्यूड एंड्योरेंस यूएवी है, जैसे कि सर्चर, हर्मस एंड हिरॉन क्या है? यूएवी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, यूएवी है कहाँ से? इसराइल से। एयर डिफेंस सिस्टम है बराक एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको लो रेंज एयर डिफेंस इंटरसेप्टर में डिप्लॉय किया जाता है इन इंडिया। बराक वर्जन इज नोन एज बराक 8 फॉर नावल वेसल्स। एयर डिफेंस मिसाइल्स के लिए स्पाइक, ठीक है, एंटी टैक मिसाइल 4 किलोमीटर की रेंज। ठीक है, ये दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम इजराइल। अभी क्रिस्टल मेज, ये एक इंडियन वेरिएंट है एयर टू सरफेस मिसाइल एजीएम 142A पोपाई, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसराइल एंड यूएस। तो आपको क्रिस्टल में स्पाइक ये सब मिसाइल है इसराइल की। अब आपका सर्च ट्रैक गाइडेड रडार, ये इंडिया ने इंपोर्ट किया है एसडीजीआर को टू मेक आईएनएस कोलकाता, आईएनएस शिवालिक, कमोरता क्लास फ्रिगेट्स कंपैटिबल फॉर डिप्लॉइंग बराक 8 साम मिसाइल्स। तो जो आपका आईएनएस जो नेवी शिप्स एंड ऑल बिल्डिंग होता है उसमें यूज़ करने के लिए इंडिया ने एसटीजीआर को इंपोर्ट किया, इस रडार को इंपोर्ट किया। अभी फैल्कन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये न्यूज़ में रहता है, इसको आप याद कर लेंगे। ये एक एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, अवैक्स, ऑल्सो हेल्ड एज इंडियन एयरफोर्स आइज इन द स्काईज। तो ये जो फैल्कन है ये भी हम इसराइल से लेकर के आए हैं। ठीक है, आप ये लोकेशन ध्यान में रखेंगे इसराइल का। देखिए इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है, ओके, गाज़ा आपकी मेडिटेरेनियन सी में ओपन होती है। अभी अगर आप वेस्ट बैंक को देखेंगे तो वेस्ट बैंक किससे बाउंड्री शेयर करता है? जॉर्डन एंड इसराइल से। इस साइड जॉर्डन है, इस साइड इसराइल है। अब आप गोलन हाइट्स को देखेंगे तो गोलन हाइट्स का देखिए इधर आपका जॉर्डन है, इजराइल है, फिर आपका लेबनान है, फिर आपका सीरिया है। तो ऐसे हल्का हल्का आपको ये सारा चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट जो ये बार बार ये न्यूज़ में रिपीट हो रहा है समुद्रयान के बारे में, ठीक है, ये फर्स्ट मैन्ड डीप सी प्रोब है जो कि 6 किलोमीटर अंडर वाटर जाने वाला है, और वो भी मैन्ड डीप सी मिशन है। ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है, ठीक है, और इसका नाम है समुद्रयान। ठीक है, विद दिस यूनिक ओशन मिशन इंडिया ने एलाइट क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये वाला जो है पहले से ही जो लोग कर चुके हैं वो यूएस है,
रशिया, चाइना, ये तो आपको पता ही ये लोग रहेंगे, इसके साथ साथ जापान एंड फ्रांस, इसके साथ इंडिया ने उस क्लब को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये इंडिया का पहला फर्स्ट यूनिक ओशन मिशन है जो लोगों को भेजेगा सबमर्सिबल व्हीकल फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स। अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये 3 लोगों को भेज रहा है। उस व्हीकल का नाम है मत्स्य 6000। ठीक है, 6 किलोमीटर के डेप्थ में। ठीक है, सब नॉर्मल जो सबमरीन्स होती है वो बस 200 मीटर्स जाती है, बट ये आपका 6000 मीटर्स जाने वाला, 6 किलोमीटर के आसपास ये आपका जाने वाला है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 6000 करोड़ डीप ओशन मिशन। ठीक है, डीप ओशन मिशन जो है ये अप्रूव किया गया था 2011 में। इट एम्स टू एक्सप्लोर द डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज। क्यों आप डीप ओशन में आप क्यों जाएंगे? ठीक है ना, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स लेने के लिए कि क्या है, हम वहाँ पे जा करके देखेंगे। ठीक है, इस मिशन का जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ के आसपास है। ओके, 5 ईयर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कितना अमाउंट है वो याद नहीं करना है, जैसे मत से याद करना है कितने कंट्रीज पहले कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आपका जूनोटिक पैथोजन से रिलेटेड। देखिए जो जूनोटिक पैथोजन है, ऑब्वियसली अभी देखिए कोविड वाला भी टाइम आ गया। जूनोटिक कैसे बोलते हैं? वो टाइप का पैथोजेंस जो इंसान जो एनिमल से इंसान में ट्रैवल कर सकता है। तो क्या कोविड आपका जूनोटिक है? तो अब क्या है कि जूनोटिक पैथोजन तो ह्यूमंस को थ्रेटन करता ही करता है, बट अब स्नो लेपर्ड जो हाई एशिया ऊपर वाले प्लेसेस में रहते हैं वहाँ पे भी वो उनको दिक्कत कर रहा है, तो उसके बारे में था। तो हम थोड़ा स्नो लेपर्ड के बारे में देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी स्पीशीज़ को पढ़ते हैं तो उसका हम IUCN देखेंगे, वो वल्नरेबल है, पेंसाइट्स के अपेंडिक्स 1 में, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। और ये इसको आपका लिस्टिंग इसका कहाँ किया गया है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ में भी किया गया है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, आपको पता ही होगा इसका हैबिटेट ये है कि एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में रहता है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, जहाँ पे क्लाइमेट ठंडी होती है। ठीक है, ये कार्निवर्स होता है दैट एक्टिवली हंट देयर प्रे। अब ये 12 रेंज कंट्रीज में पाया जाता है, जो हल्का हल्का आपको सेंट्रल एशिया का ऊपर वाला और इधर आपका सदर्न एशिया का कुछ कंट्रीज, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड रशिया। तुर्कमेनिस्तान है इसमें? नो, तुर्कमेनिस्तान इज नॉट इन दिस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना। इंडिया में ऑब्वियसली आपको ऊपर वाले एरिया में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे प्लेसेस में आपको मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी बोलते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है हेल्थ ऑफ द माउंटेन इकोसिस्टम का। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक टॉप प्रेडेटर है, फूड जो चेन है आपका वो उसका एक टॉप प्रेडेटर है, इसलिए इसको हेल्थ इंडिकेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक प्रोग्राम चलती है जिसको GSLEP प्रोग्राम बोलते हैं, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये यूनिक अलायंस है आपका रेंज कंट्रीज का, नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर का, जो 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। कैसे? बिश्केक डिक्लेरेशन से। बिश्केक डिक्लेरेशन स्नो लेपर्ड से रिलेटेड है, जिसमें 12 स्नो लेपर्ड कंट्री हो गई। इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, इसका एम वही है कि कैसे आपका इसका कंजर्वेशन करना है। ये इंडेंजर्ड होती जा रही है, जो अभी इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, थ्रेट में है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बिश्केक किर्गिस्तान में है। ये बिश्केक डिक्लेरेशन के थ्रू है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट और आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ है जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। आर्कटिक टर्न्स अराइव इन थाउजेंड्स टू द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। अब यहाँ पे आपको देखना है इस न्यूज़ में कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, दूसरा आपको देखना है ये आर्कटिक टर्न्स क्या होता है। आर्कटिक टर्न्स जो होता है ये बहुत वाटर लविंग बर्ड्स होता है, जो बहुत दूर से बहुत लॉन्ग ईयर माइग्रेशन करके आती है आर्कटिक टू अंटार्कटिक, मतलब 70,000 किलोमीटर ईच ईयर ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये The Arctic tern hatches during summer in the Arctic Circle. During the unbearably cold Arctic winter, the Arctic tern ये southern direction में fly करने लगती है, following the summer season all the way to the Antarctic Circle. पूरा ऊपर से नीचे तक ट्रैवलिंग करती है। ठीक है, ये बहुत सोशल बर्ड्स होती है, ग्रुप्स में ये रहती है, कॉलोनीज बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये ऑफन रेस्ट ऑन आइस एंड फ्लाई ऑन, अपने विंग्स को लेकर के शोर लाइंस के सामने रहती है। तो अभी इसको रिसेंटली देखा गया है कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार में बहुत नंबर्स में आए हुए हैं ये। ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार आपका कहाँ पे है? मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में। तो ये आपका
पता होना चाहिए। और आर्कटिक टर्न्स आपकी सोशल बर्ड्स हैं जो फ्लाई करती है आर्कटिक टू अंटार्कटिक अप्रॉक्स 70,000 किलोमीटर, और IUCN कंजर्वेशन में ये लीस्ट कंसर्न में आती। तो चलिए हम देखते हैं कितना आप रिकॉल कर पा रहे। Question 1. Arctic ferns recently seen in news refers to an algae complex. Bishkek Declaration concern over the conservation of the snow leopard. Samudrayan, a deep ocean manned mission is launched by Ministry of Science and Technology. कैग जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सर्चर हर्मेस हिरोन रिसेंटली सीन इन न्यूज आर द मिसाइल्स इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम इसराइल। अब आर्कटिक वाला ये एल्गे तो नहीं है, मैंने आपको बताया माइग्रेटरी बर्ड है। बिश्केक करेक्ट है ये वाला। समुद्रयान मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। क्या कर देखिए सर्चर हर्मेस हिरोन, क्या ये सारा का सारा मिसाइल है? नहीं, ये UAVs है। खैर इतना इन डेप्थ में भी नहीं देगा आपको, बस सर्चर हर्मेस एंड हिरोन इसराइल का है, आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्लासीफाई करके भी यहाँ पे डाला हुआ है कि कौन सा अनमैन्ड व्हीकल है, एयर डिफेंस मिसाइल कौन सा, स्पाइक एंड क्रेजी मिस्टल, और सेंसर के नाम पे फैल्कन एंड ये। तो आई होप सो दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स, ठीक है। और हम लोग आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, अपनी आप कोई भी क्वेरीज वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पढ़ते रहो। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।